जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके के जो हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज करा रहे थे, उसका ये सेट नंबर दूसरा। दोस्तों, हमने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले जो एग्जाम में बन सकते हैं, हमने उन क्वेश्चन को भी ऐड किया हुआ है। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए जो क्लास है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक देखने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कि जो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो आपको आज का टारगेट दिया जाता है 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने का। तो इसका आंसर यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। जो पाथवे टू गॉड जो नामक पुस्तक है इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है। यह पुस्तक जो है गांधी जी के आध्यात्मिक विचारों और सत्य की खोज पर आधारित थी। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये अधिनियम दिए हुए हैं, इनको जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो लेक्स लोकी अधिनियम था ये 1850 में आया था। बंगाल टेनेसी अधिनियम 1885 में आया। आयु की सहमति अधिनियम 1891 में आया। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 1904 में आया। तो यही जो है इसका सही क्रम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो है किसके समय में पारित हुआ था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने जो है लड़कियों के लिए कलकत्ता में स्कूल की स्थापना की थी। उन्होंने जो है 1849 में, कब? तो 1849 में जो है कलकत्ता में वेथ्यून स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो स्कूल था इसका नाम था वेथ्यून स्कूल। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो बोस्टन टी की घटना है ये कब घटित हुई थी? तो ये जो है 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। फैक्ट की बात करते हैं तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना थी, जो ब्रिटिश चाय कर के विरोध में हुई थी। ये जो घटना थी ये किसके विरोध में हुई थी? तो ब्रिटिश चाय कर के विरोध में। ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नाइद हॉबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये। ठीक है। क्या? तो नाई धोबी बंद जो है, जो सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था, ये जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की तो यह अवध के किसान आंदोलन का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए किसका जो नेतृत्व है किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयुर किस लिए प्रसिद्ध यानी विख्यात था? तो ये जो उरैयुर था ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयुर जो है चोल वंश की प्राचीन राजधानी थी। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और अपने बेहतरीन सूती कपड़ों के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो फुतूह है उस सलातिन है, इसका जो संबंध है ये जो है
अब्दुल मलिक इसामी से है। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा दूसरा। फुतूहात ए फिरोज शाही जो है, ये इसका संबंध किससे है? तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक से है। तारीख ए फिरोज शाही का संबंध जो है जियाउद्दीन बरनी से है। और खजैन उल फतूह का संबंध जो है ये जो है अमीर खुसरो से है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। तो ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? बताइए कि सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मुहरें हैं इनसे जो है कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इनसे जो है पीपल की आकृति मिलती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी के लोग जो है पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, जो उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ये जो मराठी उपन्यास है मृत्युंजय, इसके लेखक कौन है? तो ये है शिवाजी सावंत। यह उपन्यास जो है महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित एक कालजयी रचना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो ये जो है बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बक्सर की लड़ाई है कब हुई थी, तो 1764 में हुई थी। बक्सर की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो जो जहांगीर है इन्होंने नादिर उल जो असर के खिताब से उस्ताद मंसूर को नवाजा था। बात करें फैक्ट की, तो उस्ताद जो मंसूर हैं ये मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो दुर्लभ पक्षियों और जानवरों की चित्र बनाने में ये माहिर थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो ये जो गजनी का सुल्तान था ये जो है राजेंद्र प्रथम जो चोल राजा थे इनके समकालीन थे। राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? बताइए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका निर्माण जो है ये विजयनगर जो है के शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, विजयनगर के जो शासक थे ये जल संरक्षण और सिंचाई प्रणालियों के विकास के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? बताइए कि जो ये मंगोल शासक था चंगेज खान, इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु है ये 1227 ईस्वी में हुई थी। चंगेज खान ने विश्व इतिहास के सबसे बड़े भूमि साम्राज्यों में से एक की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गीजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये जो है अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। अकबर के दरबार में विद्वानों और साहित्यकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो यहाँ पर जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ये जो है सबसे प्रमुख अधिकार है। बात की जाए फैक्ट की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को सबसे मौलिक माना गया है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है कि? तो ये जो है सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
राष्ट्रपति चुनाव में मतों का कुल जनसंख्या और सीटों के आधार पर एक विशेष फार्मूले से तय किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है ये। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बात करें फैक्ट की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी यानी कि संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये जो है गैर न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो ये जो है धारा 313। आईपीसी की धारा 313 के तहत यदि कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात कराता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले जो क्षय को क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसको जो है अपरदन कहते हैं। बात करें अपरदन की, तो अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह प्राकृतिक कारकों जैसे बहते पानी या हवा द्वारा कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इसी को जो है अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो अमेरिकी कपास की जो किस्म है इसको जो है नरमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसको, इसको जो है नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नरमा जो है ये कपास की एक उच्च पैदावार वाली किस्म है। जो नरमा है ये जो है कपास की एक उच्च पैदावार वाली किस्म है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है। ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आ सकता है कि जो किस्म है ये कहाँ पर उगाई जाती है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर जो झेलम नदी है इसको जो है व्यथ के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी को संस्कृत में वितस्ता और कश्मीरी भाषा में व्यथ कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो झेलम नदी है इसको संस्कृत में क्या नाम से जाना जाता है, वितस्ता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो तीई पर्वत है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो पर्वत है ये नागालैंड में स्थित है। तीई पर्वत जो है नागालैंड के वोखा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए, ये जो कोयला का जलना है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे दोस्त? तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए देखते हैं फैक्ट। तो जब कार्बन यानी जो कोयला है ये ऑक्सीजन के संपर्क में जो है आता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे मान लो कि ये कार्बन है प्लस O2, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब ये जलता है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। मतलब कि जब दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसी को जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि ये हो गया एक पदार्थ और ये हो गया दूसरा पदार्थ, ये दोनों मिलकर के जो है एक नया पदार्थ बनाते हैं AB। इसी को जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, बताइए जो फ्लाई ऐश प्रदूषण है ये होता है तो ताप विद्युत संयंत्र से जो है ये प्रदूषण होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्लाई ऐश जो है कोयले के जलने से निकलने वाली जो सूक्ष्म राख है, जो थर्मल पावर प्लांट की चिमनियों से निकलकर वायु प्रदूषण फैलाती है, इसी को जो है फ्लाई ऐश कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, बात करें फैक्ट की तो तुलसी में मौजूद फिनॉल और जो फ्लेवोनॉइड्स इसे जो है एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सोडियम बेंजोएट है इसका जो संबंध है ये हो जाएगा फलों के रस का परीक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड संबंध जो है ब्लीचिंग पाउडर से है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का संबंध जो है ये रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका प्रयोग जो है पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। ठीक है, तो जो है चौथे का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो अ, उपयोग है ये प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अमीनो एसिड का मुख्य घटक है और अमीनो एसिड ही मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि पादपों में जो जाइलम ऊतक है इसका कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये जो है भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, बात करें फैक्ट की, जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये जाइलम का एकमात्र जीवित घटक है जो स्टार्च और वसा के रूप में भोजन संचित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? बताइए। तो ये जो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में जो है डीएनए होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सूत्रकणिका है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है और जो क्लोरोप्लास्ट है इसको जो है हरित लवक कहते हैं। तो फैक्ट की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका और जो क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक को अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है क्योंकि इनका अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए कि इनमें से जो है कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, कोयला या परमाणु ऊर्जा? तो यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा है ये जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बात करें फैक्ट की तो परमाणु ऊर्जा जो है ये खनिजों या जैसे कि यूरेनियम हो गया या थोरियम हो गया इससे प्राप्त होती है, जबकि जो बायोमास ऊर्जा है ये जीवित या मृत पौधों और जानवरों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है तो ये जो है एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। ठीक है, बात करें फैक्ट की तो निषेचन के बाद बनने वाला जो जायगोट यानी जो युग्मनज है एक ही कोशिका होती है जिससे पूरा जीव विकसित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो यह जो है एजोला है। ठीक है, बात करें एजोला की तो एक फर्न है ये जो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? बताइए कि इनमें से जो है कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो यहाँ पर जो नेपेथिस है, ये जो है कीटभक्षी पौधा है। नेपेथिस जो है उन जगहों पर उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसे वह कीड़ों को खाकर पूरा करता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? बताइए इनमें से जो है कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो काई है ये जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है, ठीक है, जहां शैवाल भोजन बनाता है और कवक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शैवाल और कवक के बीच का जो सहजीवी संबंध है, ये जो है कौन दर्शाता है? तो लाइकेन दर्शाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर जो है वितरण विधि, ये जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। बाकी जो उत्पाद विधि, व्यय विधि और जो आय विधि है, ये जो है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां ये अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये विधि जो है इसमें नहीं अपनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो ये जो है लाभांश एवं बोनस शेयर जो है ये प्राप्त करता है। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वह अपने शेयर धारकों को मुनाफे का एक हिस्सा देती है, जिसे लाभांश कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिकीकरण में शामिल है। बताइए ये जो आधुनिकीकरण है इसमें शामिल है, ये जो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग ये शामिल है, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ये भी शामिल है। तो यहाँ पर जो ए और बी दोनों जो है इसमें शामिल हैं। बात करें फैक्ट की, तो आधुनिकीकरण केवल मशीनों का आना नहीं है, बल्कि समाज की सोच और कार्य करने के तरीकों में जो है प्रगतिशील बदलाव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, इसको बोलते हैं स्वपोषण, ठीक है, स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, तो ये सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। बात करें फैक्ट की, जो पेड़ पौधे हैं या स्वपोषी इनको कहते हैं, जो सौर ऊर्जा से भोजन बनाते हैं उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, जबकि जो उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा संचय को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइए, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? इनका संबंध मेरे दोस्त कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम की भी प्रख्यात नृत्यांगना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1897 में जो है इसकी खोज हुई थी, ठीक है। इसके बाद हुई थी प्रोटॉन की खोज। कब हुई थी? तो 1917 से 1920 में जो है इसकी खोज की गई थी। इसके बाद जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी 1932 में। फिर इसके बाद जो है पाई मेसान की खोज की गई थी 1947 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका क्रम हो जाएगा, पहला जो है ये हो जाएगा पहले नंबर पर, ठीक है, ये हो जाएगा पहले नंबर पर। इसके बाद हो जाएगा ये दूसरे नंबर पर, और इसके बाद जो है ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर, और लास्ट में हो जाएगा ये चौथे नंबर पर। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है?
तो ये जो इको रिट्रीट महोत्सव है, ये जो है उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है हर साल। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो उड़ीसा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोणार्क और अन्य समुद्री तटों पर इस ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का आयोजन करती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो दहेज निषेध अधिनियम है, इसको जो है 1961 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 20 मई 1961 को लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य था समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो ये जो राजा ललितादित्य हैं, इन्होंने जो है कश्मीर पर शासन किया था। ललितादित्य मुक्तापीढ़ कश्मीर के कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने जो है प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, सैर ए गुल फरोसान त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताइए, ये जो त्योहार है इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया जाता है? तो ये जो है दिल्ली में किया जाता है इसका आयोजन। यह महरौली जो कि दिल्ली में है, मनाया जाने वाला फूलों का उत्सव है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मरीजों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है इसे शुरू किया गया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? बताइए कि किसने जो है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? तो ये जो है मेगास्थनीज ने जो है इसको पॉलीब्रोथा कहा है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात की जाए फैक्ट की, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ है ये जो है लोकल एरिया यानी कि पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। ब्लूटूथ एक कम दूरी की वायरलेस तकनीकी है जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है केवीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का संबंध किससे है? ऑप्शन थे वहां पर पैन, वैन और लैन, ऐसे ही कुछ उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पैन। ठीक है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? बताइए कि किसे जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर जो जॉन मैकार्थी हैं, इनको जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी ने ही 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों हमने आपको आज 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, इस सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।